So I'll deal with the nuances of section 446 today. So I hope you have read section 446 and 446A. If you have not, then I'd suggest that you pause this and just read it immediately so that I can deal with nuances. I'll read the section after I'm done with its nuances. So फर्स्ट इशू जो 446 में अराइज होगा और जो प्राइमरी इशू है 446 का कि वेयर द बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, तो क्या बॉन्ड के फॉरफीचर करने से पहले क्या श्योरिटी को नोटिस देना जरूरी है? इज इट नेसेसरी दैट द नोटिस टू द श्योरिटी शुड बी गिवन? द आंसर इज नो. बॉन्ड का फॉरफीचर ऑटोमेटिक तब हो जाएगा जब जिस डेट पे अक्यूज्ड ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस डेट की कोर्ट की हर हियरिंग पे प्रेजेंट रहूँगा और उसका वायलेशन जैसे उसने किया तो बॉन्ड विल बी फॉरफिटेड. बॉन्ड फॉरफिटेड मान लिया जाएगा. लेकिन जब अमाउंट का जो श्योरिटी ने जो अमाउंट प्लेज किया था, देखिए बॉन्ड दो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एक अक्यूज्ड अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करता है और श्योरिटी भी करते हैं कि आई विल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड इनसाइड द कोर्ट, जिसने बॉन्ड लिया है या टू द कोर्ट टू विच द केस हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, ये वो ग्राउंड्स लेते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जब अमाउंट रियलाइज करवाया जा रहा होता है तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस ज़रूरी होती है. इसको कहते हैं शो कॉज नोटिस. शो कॉज नोटिस में ये होता है कि या तो आप अमाउंट पे करिए या तो आप कारण बताइए कि क्यों ना आपसे पेमेंट रिकवर करवा ली जाए. तो शो कॉज नोटिस में वो कई ग्राउंड्स ले सकता है. सो ऑलवेज कीप दिस डिफरेंस इन माइंड दैट फॉर द फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड नो नोटिस टू द श्योरिटी इज रिक्वायर्ड, बट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बॉन्ड द नोटिस, द शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड. ये बहुत एक लाइन की बात है. इस पर कुछ नुआंसेस हैं जो मैं सबको एलैबोरेटली डील करूंगा, पर प्रिंसिपल एक लाइन का है. सो when there is a case of bond for appearance of the accused, then the very fact that the accused person did not appear before the court and for the surety no further grounds of proof needs to be established than the grounds that such person did not appear. And if the court straight away forfeits the bond, then there is nothing irregular in the court doing so. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अगर कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं दी, सीधे उसने फॉरफिट कर लिया, उसने बस इतना ही रिकॉर्ड किया कि आज हियरिंग की डेट थी, आज अक्यूज नहीं आया, तो श्योरिटी को कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं. वो सीधे श्योरिटी को शो कॉज नोटिस देगा कि आप बताइए अमाउंट क्यों ना आपसे रिकवर करवा लिया जाए. फिर इस पे बेसिकली नुआंस ऑफ लॉ ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट टू पास एनी स्पेसिफिक ऑर्डर dictating in so many words that the bond has stood forfeited and then issue notice to the surety under 446 of the CRPC to the explain why the amount of bond which stood forfeited be realized from him. इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब आप अमाउंट बॉन्ड फॉरफिट करते हैं, लेट्स सपोज यू आर द कोर्ट एंड यू हैव फॉरफिटेड द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, तो इस सिचुएशन में आपको श्योरिटी को कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है. श्योरिटी को नोटिस सिर्फ आपको तब देने की ज़रूरत है जब आपने अमाउंट पहले तो बॉन्ड फॉरफिट किया और अब आप सीधे कह रहे हैं कि या तो आप अमाउंट पे करिए या तो आप कारण बताइए कि किन कारणों से आपसे पेनल्टी नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. तो सेकेंड स्टेज, ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ ओनली द सेकेंड स्टेज जिसमें नोटिस ज़रूरी है, नॉट इन द फर्स्ट स्टेज. The surety bond of the petitioner will stand forfeited as soon as the breach of the terms of bond is committed and on the failure of the accused to appear in the court on the date fixed by the court and of the failure of the surety to produce the accused and the accused having been declared a proclaimed offender. So basically इस केस में क्या हुआ था कि अगर मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है, वो डेट फिक्स्ड पे आया नहीं या ऑफेंडर ही प्रोक्लेम करवा दिया गया थ्रू कोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में आपको श्योरिटी को कोई अलग से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड फॉरफिट करने से पहले एक बार श्योरिटी को नोटिस दे दीजिए.
आपको बॉन्ड पहले ही फॉरफिट कर लेना है और सेकंड स्टेज पे सीधे उसको ये बताना है कि या तो पेनल्टी पे करिए या तो कारण बताइए कि क्यों ना आपसे पेनल्टी रिकवर करवा ली जाए। इसके लिए मैजिस्ट्रेट को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लेट्स सपोज यू आर द मैजिस्ट्रेट। तो जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कोर्ट्स ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं कि द बॉन्ड हियर बाय स्टैंड्स फॉरफिटेड। जनरल प्रैक्टिस होती है, इसकी कोई मैंडेट नहीं है, लेजिस्लेचर की भी तरफ से नहीं है, कोर्ट की भी तरफ से नहीं है, पर एक जनरल कोर्ट रूम की प्रैक्टिस है कि कोर्ट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं कि द बॉन्ड हियर बाय स्टैंड्स फॉरफिटेड बिकॉज ऑफ द नॉन अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और फॉर द वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ बॉन्ड। अब इस पे एक जो ग्राउंड उठाया गया था इस केस में वो ये उठाया गया था कि क्या अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रिकॉर्ड किया तो क्या ये इनक्योरेबल इरेगुलरिटी है। कोर्ट ने सीधे बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे बोला श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में, एब्सोल्युटली नॉट। द मोमेंट ही हैज इशूड द शो कॉज नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी, इसका मतलब है बॉन्ड फॉरफिट हो गया, उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्योरेबल इनक्योरेबल इरेगुलरिटी का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि नोटिस की रिक्वायरमेंट फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड की स्टेज पे है ही नहीं। नोटिस की रिक्वायरमेंट सिर्फ पेनल्टी देने वाली स्टेज पे है, ठीक है। इसीलिए मैंने इशू की शुरुआत में ही बता दिया था, इशू एक लाइन का है कि फॉर द फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड notice is not required, but for the realization of penalty the notice is required. It is only the second stage which relates to the realization of the forfeited bond amount. At this stage, the two alternatives shall be open to the executant of the surety bond. He may either pay the amount mentioned in the bond, and if this is done, then no further proceedings are necessary. Or he may, in alternative, show cause why the amount mentioned in the bond should not be paid by him. If he shows such cause, it has to be duly considered by the magistrate or the court concerned, and the necessary orders be passed in regard thereto. So ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप शो कॉज में नोटिस देते हैं, जब आप एज अ मैजिस्ट्रेट शो कॉज नोटिस देंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब श्योरिटी आएगा तो वो आपको कारण भी बता सकता है कि अक्यूज को ला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया या लॉकडाउन हो गया, जैसे कोविड का केस है, आपने बता दिया लॉकडाउन हो गया, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकलने से ही मना कर दिया, पास भी नहीं मिल रहा था, ये सारे ग्राउंड्स कंसिडर करने वाले हैं। पर बॉन्ड आपका अभी भी फॉरफिटेड स्टैंड है, ये पेनल्टी वाली स्टेज पे आप बैठे हैं। द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड मेयरली बिकॉज द अक्यूज्ड हैज़ नॉट अपीयर्ड और द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड हैज़ नॉट बीन कंप्लाई विद। अब बॉन्ड कई चीज़ों के हो सकते हैं, बॉन्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, बॉन्ड गुड बिहेवियर का हो सकता है, पेनल्टी या तो आप खुद पे करेंगे या तो कोर्ट आपसे पेनल्टी रिकवर करवा लेगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 421 ऑफ द सीआरपीसी। वो ऐसे रिकवर करवाता है एज इफ इट वाज द फाइन इम्पोज्ड। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है तो सेल कर देगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं तो आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही कैन सेल दोज इमूवेबल प्रॉपर्टी, नीलामी करवा सकता है, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत मेजर्स ओपन है उसके पास। एक थर्ड मेजर है कि जब सारे रिकवरी के मेजर्स फेल हो जाएंगे तो हो सकता है श्योरिटी को सिविल इम्प्रिजनमेंट में डाल दे 6 महीने के लिए, लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट कौन सा होगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट होगा, क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, क्रिमिनल जेल्स में नहीं डाला जाएगा। सो ये बात आप इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है वो सेकेंड स्टेज पे ही है, फर्स्ट स्टेज पे नहीं है। ये कई जजमेंट्स में हेल्ड हुआ है, यशोदा वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली में हेल्ड हुआ है, श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली में हेल्ड हुआ है, तरनी यादव वर्सेस स्टेट में हेल्ड हुआ है। तरनी यादव का जो जजमेंट है वो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो अब आप क्या क्या ग्राउंड दिखा सकते हो कि एक केस लीजिए कि मान लीजिए अक्यूज्ड आता नहीं है, डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस हो जाती है, तो वैलिड जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है उसकी कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए उसको कोई भयानक बीमारी ने घेर लिया और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, या लॉकडाउन हो गया ड्यू टू दिस पैंडेमिक फैलने की वजह से, और भी मल्टीपल ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो इसको एग्जॉस्टिवली ले डाउन करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इलस्ट्रेटिव केस के लिए बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए घर में कोई डेथ भी हो गई इमीडिएटली, मान लीजिए कि उसके घर में डेथ हो गई, उसको उसकी लास्ट राइट एडमिट करनी है और उसकी वजह से वो नहीं आ पाया,
दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट ग्राउंड। अब मान लीजिए एक ही दिन पे दो कोर्ट्स में हेयरिंग हो गई, एक है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और दूसरा है कोर्ट ऑफ सेशन में, और दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के कोर्ट में अपीयर हुआ, पर मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। ये भी रेलिवेंट ग्राउंड बन सकता है, ठीक है। तो ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस डिटरमाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये यूनानिमसली हेल्ड कर दिया है कि no notice is required before forfeiture of bond, and same is the automatic result of the act of accused. Notice is to be required at the second stage only, and that is the stage of recovery of penalty, जिसमें आप श्योरिटी को देते हैं कि आप आइए और पेनल्टी पे करिए। तो forfeiture का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। forfeiture का मतलब होता है by some error। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की अगर डेफिनेशन देखें तो द वर्ड forfeit means to lose or to lose the right of, or by some error, fault or offense or crime to incur a penalty, or to become liable to payment of a sum of money as the consequence of certain act. So the first question will be as to whose fault there shall be a forfeiture of bond. So if you look at the form number 45, it specifies that the accused shall attend and appear in form number 45 second schedule of the CRPC की बात कर रहा हूँ। So if you look at the terms of the bond in form number 45, it specifies that the accused shall attend and appear in the court on every day, etc. काफ़ी conditions में। And in the case of him making default therein, the accused binds himself to forfeit to government the sum of rupees specified in the bond. In the second part of the bond, the surety also declares, so surety भी declare करता है in the second part of the bond, that the accused shall attend and appear before the court concerned, and on every day on which any trial on the charge is held for the purpose of answering the charge against him, and in case of the accused making default therein, he binds himself to forfeit the sum of money as he has pledged therein. ठीक है। तो नेचर ऑफ श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? तो नेचर ऑफ श्योरिटी बॉन्ड, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड, पर ऐसा भी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड नहीं होता कि इट इज़ मेंट टू डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। सो जनरली द श्योरिटी बॉन्ड is first of all it is a contract. Each bond has to be construed on its own terms कि क्या कंडीशन लगाई गई थी और क्या कंडीशन नहीं लगाई गई थी। But in construing the terms of the surety bond for the production of an accused person, the purpose and object of executing it has to be kept in mind. Such a bond is executed for the purpose of ensuring the presence of the accused in the court for and to answer the charge for which he is standing in trial in the concerned court in relation to the criminal offence alleged against him. But for the execution of such bond, the accused, if let's suppose the provision for the bonds were not there for the presence of the accused, then the only means to ensure the presence of the accused to answer the charge before the court is to have him remain in custody. So you should always remember that while you are construing the bond, you should even though you have to interpret the conditions of the bond strictly, but you do not have to make it so strained. आपका कंस्ट्रक्शन इतना स्ट्रेन नहीं होना चाहिए कि शो कॉज नोटिस पे रेलेवेंट कॉजेज भी आपको बताए जा रहे हैं, इवन देन यू हैव इग्नोर्ड the causes of sureties or the accused as the case may be. Bond of appearance का purpose सिर्फ इतना है to guarantee the presence of the accused in the court during trial and for the smooth running of trial, कि मतलब ट्रायल ढंग से चले आराम से। मेन गारंटी इसलिए बॉन्ड इसीलिए करवाया जाता है to make sure the accused is present before court. Also एक और इसका रीज़न होता है, जो सोशोलॉजिकल रीज़न होता है कि बेल बॉन्ड्स भी बॉन्ड्स ही की कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें भी कि वो जेल में ना रहे अनड्यूली,
क्योंकि बॉन्ड्स अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो वो जेल में रहेगा. सो द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड नॉट ओनली गोज इन द फेवर ऑफ जुडिशियल सिस्टम एंड पब्लिक एट लार्ज, बट ये फेवर ऑफ द अक्यूज, बट ये अक्यूज के फेवर में भी होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो बॉन्ड का प्रोविजन है, इट बेनिफिट्स बोथ द जुडिशियल सिस्टम एंड बाय दैट कंस्ट्रक्शन द स्टेट, एंड इट ऑल्सो फेवर्स द अक्यूज, क्योंकि फिर कस्टडी ही एक मीन्स रह जाएगा उसकी प्रेजेंस इंश्योर करने का थ्रू आउट द ट्रायल. तो इसीलिए बॉन्ड्स का सिस्टम एग्जिस्ट करता है. इससे अक्यूज्ड का भी फायदा है बिकॉज ही गेन्स हिज पर्सनल लिबर्टी टू सम एक्सटेंट, और इससे स्टेट का भी फायदा है. स्टेट का फायदा कैसे है कि वो हर बार आएगा और अपीयर करेगा टू आंसर द चार्ज दैट हैज़ बीन alleged against him inside a court of law. So normally no law punishes an individual for an unintentional act or omission. No law is ever harsh to anyone who innocently fails or omits to do something by an inadvertent mistake or error. Inadvertent mistake का मतलब होता है गलती से बिना जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए आपको पनिश नहीं करता है लॉ. This is especially so where a person, that is the surety, is penalized for the fault of another, that is the accused person. The surety incurs a penalty mainly due to the failure of the accused to appear and for such default. But an accused can be absent from the court on a particular day or for several days for a number of reasons. So surety को punishment किस बात के लिए मिलता है कि accused क्यों नहीं आया. और आप ये भी जानते हैं कि technically एक सेकंड पर्सन इज आउटसाइड द पावर ऑफ द श्योरिटी, द अक्यूज पर्सन इज आउटसाइड द पावर ऑफ द श्योरिटी. वो नहीं आएगा तो जबरदस्ती तो घसीट के ला नहीं सकता. लेकिन ध्यान रखिएगा, श्योरिटी ने वॉलंटरली प्रेफर किया है कोर्ट के सामने कि वो इंश्योर करेगा अक्यूज की प्रेजेंस. तो वो ये ग्राउंड तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं ले सकता कोर्ट के सामने कि अक्यूज तो मेरी पावर के अंडर ही नहीं आता तो मुझे पेनलाइज नहीं करना चाहिए. तो कोर्ट बोलेगा तो फिर आप श्योरिटी क्यों बने. श्योरिटी बनने का ही मतलब है कि you have agreed to make sure that the accused will be present before court. हालांकि लेकिन एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ये होता है कि अगर आप श्योरिटी कभी भी किसी के बने तो आपको भी हमेशा ये रियलाइज़ होगा कि आप कभी भी किसी सेकंड पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते. उसका माइंड इंडिपेंडेंटली चलेगा. आपके पास पूरी तरीके से उसके ऊपर कोई चार्ज या अथॉरिटी नहीं होती है. लेकिन इसीलिए कोर्ट्स को ये मैंडेट है कि थोड़ा सा, मतलब आई थिंक बाय द वे ऑफ 10% ये भी ग्राउंड कंसिडर करें, बट दिस ग्राउंड इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट. अगर सिर्फ मान लीजिए यही ग्राउंड है कि श्योरिटी ये बोलता है कि अक्यूज़ नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती, मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी ना है उस पर, उनको पेनल्टी का अमाउंट देना पड़ जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो लेकिन जब वो शो कॉज नोटिस दिखाता है, वो बताता है इस वजह से नहीं आ पाया, एक्सीडेंट हो गया था, कई रीजंस और थे, तो आप थोड़ा सा लिबरल व्यूज़ कर ले सकते हैं कि हाँ ये तो सारी चीज़ें हैं और साथ में अक्यूज भी उसकी पावर के बियॉन्ड है. तो मुझे नहीं लगता गिवन द सफिशिएंट कॉज दैट हैज़ बीन गिवन बाय द श्योरिटी आई शुड एक्चुअली टेक द पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम हिम. ये ध्यान रखिएगा. आप उसको एक दूसरा मौका भी दे सकते हैं कि इंश्योर कर लीजिएगा दूसरी प्रेजेंस में, तो आपको हर केस में पेनल्टी लेने की ज़रूरत नहीं है वेयर the sufficient cause has been shown by the surety. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का केस जो स्टेज ऑफ नोटिस के लिए वो एक गुलाम मेहदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इसमें 446, ये तो नई सीआरपीसी है. गुलाम मेहदी में पुरानी सीआरपीसी में जो सेम प्रोविजन था ना फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड का, वो कंसिडर किया गया था. तो द सेम लॉ विल अप्लाई ऑन सेक्शन 446 ऑफ द सीआरपीसी, ऑफ द नई सीआरपीसी पे भी अप्लाई करेगा. सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस प्रोविजन शोज दैट बिफोर अ श्योरिटी बिकम्स लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ बॉन्ड फॉरफीटेड, इट इज़ नेसेसरी to give notice only in those situations where the magistrate or the court concerned is asking him to pay the penalty thereof. इसका मतलब बॉन्ड पहले ही फॉरफिट हो चुका है. In the present case, इस केस में क्या होता है, appellant was not called upon to show cause why the penalty should not be paid. तो show cause नोटिस नहीं दी गई थी उसको कि पेनल्टी तुम्हें क्यों नहीं देनी चाहिए.
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिफोर अ मैन कैन बी पेनलाइज्ड, फॉर्म्स ऑफ लॉ, किसी आदमी को सजा देने से पहले उसको एक रेलेवेंट नोटिस देना जरूरी होता है सजा देने से पहले, फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड देने से पहले नहीं। पेनल्टी है ना, 446 में पेनल्टी शब्द का यूज किया गया है। सो इट इज अ पेनल्टी एंड हेंस बिफोर पेनलाइजिंग एनी पर्सन द कोर्ट्स आर मैंडेटेड टू एक्चुअली फॉलो द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिफोर अ मैन कैन बी पेनलाइज्ड, forms of law have to be observed and an opportunity has to be given to a surety to show cause why he should not be made to pay, and as in this case that was not done, proceedings cannot be said to be in accordance with law and should therefore be quashed। तो गुलाम मेहंदी में जो शो कॉज नोटिस जो हम देखेंगे सेक्शन 446 के सबसेक्शन 1 के थर्ड पार्ट में, जहाँ पे लिखा है द कोर्ट शाल रिकॉर्ड ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ फॉर फीचर के या एब्सेंस के एंड मे कॉल अपॉन द पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनल्टी देयर ऑफ एंड टू शो कॉज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड। तो ये जो शो कॉज नोटिस है पेनल्टी के लिए सेकेंड स्टेज पे जो आती है, ये मैंडेटरी है। अगर आपने सीधे 421 ऑफ द CRPC का प्रोसेस इशू कर दिया पेनल्टी के लिए विदाउट गिविंग हिम अ शो कॉज नोटिस टू द श्योरिटी, तो हो सकता है हायर कोर्ट में वो कॉश हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, शो कॉज नोटिस का पर्पस ही ये होता है कि एक बार हियरिंग का मौका देते हैं श्योरिटी को कि अक्यूज्ड की बता दो कि वो क्यों नहीं आया। और अगर मान लीजिए श्योरिटी बता देता एक्सीडेंट हो गया था या पैरालाइज हो गया था या बहुत भयानक बीमारी से वो ICU में एडमिटेड है इसलिए नहीं आ पाया था, तो ये सब रेलिवेंट कॉज है, ये सब तो श्योरिटी दिखा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर वो सिर्फ आके यही ग्राउंड लेता है कि मैं कैसे अक्यूज को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मेरी पावर के बाहर है, मेरे पास उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो पेनल्टी है वो रिकवर करवा ली जाएगी श्योरिटी से। सो विदाउट गिविंग अ शो कॉज नोटिस जो सेकेंड स्टेज पे आती है, पेनल्टी नहीं इशू करवाई जा सकती। एक बार हियरिंग का मौका देना चाहिए श्योरिटी को। दिल्ली हाई कोर्ट ने यशोदा वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली में भी यही बात कही। 1994 का में जजमेंट रिपोर्ट हुआ था दिल्ली लॉ टाइम्स में। इट वुड thus be clear that before any person is bound by such bond becomes liable to pay penalty thereof, it is required of the court to give him notice as to why it should not be paid, and if he fails to show a sufficient cause, only then it can proceed to recover the amount of penalty imposed। तो इसके लिए आप जब भी बॉन्ड वाले प्रोविजंस पढ़ें ना, तो फॉर्म नंबर 45 जो सेकेंड शेड्यूल में है उसको भी पढ़ें, फॉर्म नंबर 48 भी पढ़ें। फॉर्म नंबर 48 स्पेशली इम्पॉर्टेंट, वो आपको ब्रीच ऑफ बॉन्ड को लेके थोड़ा अच्छे से बताएगा। तो ये सारा फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको कई सिचुएशंस भी अपने आप क्लियर होंगी। बेसिकली मैंने क्लियर कर ही दी हैं, पर ये सब फॉर्म अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इफ़ यू नो अबाउट दिस सिचुएशंस तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं आई थिंक आई हैव डेल्ट विद दीज इश्यूज। तो हाँ, तो बॉन्ड फॉरफीट कौन करता है? वो फॉरफीट्स द बॉन्ड। तो अगर आप फॉर्म नंबर 45 और 48 को पढ़ेंगे सेकेंड शेड्यूल ऑफ द CRPC में और सेक्शन 446 ऑफ द CRPC को पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो फॉर्म नंबर 48 ने एक्सप्रेशन जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है यू हैव फॉरफीटेड। आप इफ़ यू लुक एट द फॉर्म नंबर 48 of the CRPC, it uses the expression you have forfeited the aforesaid sum of rupees। forfeiture आपकी तरफ से हुआ है। फॉर्म नंबर 48 यही शब्दों का यूज़ करता है। जब आप फर्स्ट पैरा में लास्ट पे आएंगे, you have failed to appear before the court and by reason of such default you have forfeited the aforesaid sum of rupees। तो आपने बाय द फॉरफीचर ये फॉरफीट कर दिया हमें। अब आप हमें ये बताइए
कि आपसे रिकवरी क्यों ना कराई जाए, आप पेनल्टी आपको क्यों ना देनी पड़े, यू हैव टू टेल द कोर्ट दैट. सो फॉरफीचर इसका मतलब है, ये जो डिफॉल्ट ऑफ फॉरफीचर है ना, ये किसी कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अक्यूज के कंडक्ट पे डिपेंडेंट है. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज. अगर मान लीजिए आपने, या श्योरिटी के भी कंडक्ट पे, कि मान लीजिए अगर आपने बेल बॉन्ड्स या प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन की कंडीशंस का वायलेशन किया, ये एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ. तो ऐसे में फॉरफीचर जो होता है वो कोर्ट के ऑर्डर के रिजल्ट से नहीं होता. फॉरफीचर इज बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट दैट द अक्यूज पर्सन और द श्योरिटी हु हैज कमिटेड इट, जो भी बॉन्ड्स की कंडीशन हो. तो बॉन्ड्स की जो कंडीशन है उसके वायलेशन से फॉरफीचर टेक्स प्लेस, नॉट ड्यू टू द कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर. कोर्ट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर रिकॉर्ड करने की ऐसे केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हेयर बाय आई एम फॉरफिटिंग द बॉन्ड. नहीं, कोर्ट को ये ऑर्डर ना उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ना कोर्ट को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉरफीचर या रीजंस देने की ज़रूरत है. फॉरफीचर विल रिजल्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन और द श्योरिटी. लेट अस सपोज अ स्पेशल कंडीशंस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन श्योरिटी इन दिस केस. तो ये ध्यान रखिएगा, बेल की कंडीशन, बॉन्ड्स की कंडीशंस का वायलेशन will not, as far as forfeiture is concerned, are not dependent upon the court's order, but rather on the conditions that has been fixed in the bail bonds or any other personal bond that has been taken by the court. And the forfeiture is the result of the conduct of the accused or surety which has resulted in violation of the conditions of the bond. ठीक है, आप 446 ऑफ द सीआरपीसी भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कहीं नहीं कह रहा है कि फॉरफीचर करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आप रिकॉर्ड करिए. वो सीधे कह रहा है कि यू शुड रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ कि वाई द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड. मतलब 446 में क्या लिखा है? 446 में लिखा है कि द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड, दैट द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड, कि मतलब फॉरफिटेड हो चुका है. तो हो चुका है तो किसकी वजह से हो चुका है? ये हो चुका है बाय द वायलेशन ऑफ द कंडीशन बाय द अक्यूज. लेट अस सपोज अक्यूज्ड की बात कर रहे हैं, अक्यूज के नहीं अपीयर हुआ तो श्योरिटी को नोटिस इस बात पे दे दी जाएगी कि आपने बोला था कि वो हर इस डेट पे आएगा, तो भले ही उसकी पर्सनल कंडीशन अपने अलग से होगी, लेकिन आपसे अब हम पेनल्टी रिकवर करवाएंगे बिकॉज यू स्टूड एज श्योरिटी फॉर सच अक्यूज. तो बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉरफीचर पहले हुआ है. दैट इज़ वाई 446 में कोई लेजिस्लेचर ये नहीं कहता है कि आप एक अलग से ऑर्डर रिकॉर्ड करिए कि बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड. और श्योरिटी will suffer for the default made by accused. So I'll narrate you the principle. The most essential element of a bail order or bail bond is for ensuring the attendance of the accused in the court wherever required. In fact, that is the hub of the order and other conditions are only subsidiary thereto. So the main purpose of these bonds is to ensure the presence of the accused. Other conditions are subsidiary conditions. I'm just taking the illustration of the accused because it is very convenient. I'm not just talking about production of property or any bond for good behavior because they have other complications and they might have special considerations. For the simplicity's sake only, I am using this example of accused. So the primary condition that is for the purpose of bail bond is only this, that the presence of the accused should be ensured and all the other conditions that may be imposed in the bond on the surety and on the accused person, that is subsidiary to the main condition of the presence of the accused. So the surety cannot say, see, I followed all the other conditions but I only violated the mandatory presence of the appearance of the accused at the time of hearing condition. So that only the first condition that I violated, in which I have pledged before the court that I will make sure that the accused is present before the
ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट टू विच द केस में बी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, उसी कंडीशन का मैंने वायलेशन किया है, पर बाकी कंडीशन मैंने फॉलो किए हैं। तो मेन कंडीशन का अगर वायलेशन हो गया तो इट विल बी कंसिडर्ड कि द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड। बाकी कंडीशन तो उसी के फर्दरेंस में है ना, बाकी कंडीशन और किसी चीज़ के लिए नहीं है, बट इज टू ओनली मेक श्योर दैट द अक्यूज्ड अपीयर्स बिफोर कोर्ट। सो इफ अ श्योरिटी इज़ नॉट अग्रीबल, अगर उसे लगता है कि ये कंडीशंस ठीक नहीं है, तो 444 में डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं। 444 का मैंने बताया कि क्या प्रोसीजर होगा, तो डिस्चार्ज के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एंड अंटिल द श्योरिटी इज डिस्चार्ज ही इज़ बाउंड बाय लॉ एंड एनी मॉडिफिकेशन, चाहे हो सकता है कि कोर्ट बॉन्ड्स में से एक कई कंडीशंस डिलीट करवा दे, तो इवन इन दो सिचुएशन द श्योरिटी कैन नॉट बी एब्जॉल्व फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनऑल्टर्ड कंडीशंस। कि मान लीजिए कोर्ट ने 10 कंडीशन दी, 10 में से 2 डिलीट कर दी, तो जो 8 कंडीशंस हैं उससे उसको एब्जॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट विल कंटिन्यू टू बाइंड हिम। इफ देयर इज अ forfeiture of the bond executed by surety due to default of the accused in making appearance before the court, it is open to the court concerned to resort to the steps contemplated under 446 of the code as against the surety besides the accused himself. तो बेसिकली अक्यूज्ड के खिलाफ तो चीज़ें चलेंगी। हो सकता है उसका बेल, जब अगर बेल का मैटर है, बेल पे रिलीज़ किया गया था, बेल बॉन्ड्स पे रिलीज़ किया गया था, तो हो सकता है कि उस पर 229A की भी IPC की प्रोसीडिंग चल जाए, हो सकता है उसकी बेल कैंसिल कर दी जाए। पर जो श्योरिटी को जो अमाउंट फॉरफिट करना है वो तो हो सकता है उन्हें करना पड़े अनलेस दे आर एबल टू शो सफिशिएंट कॉज। अगर सफिशिएंट कॉज दिखा लेते हैं दैट्स ओके, तो हो सकता है पेनल्टी ना इनकर करनी पड़े। बट जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट हमेशा फर्स्ट स्टेज पे होता है, रियलाइजेशन की स्टेज पे। जब रियलाइजेशन ऑफ पेनल्टी की डिमांड आती है श्योरिटी से, तो उस स्टेज पे आपको शो कॉज का नोटिस देना पड़ता है मैजिस्ट्रेट्स को। तो ध्यान रखिएगा कि हालांकि मैं इलस्ट्रेशन अक्यूज्ड के प्रेजेंस का यूज़ कर रहा हूँ, पर इसको सिर्फ वहीं तक कन्फाइन मत कर दीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपका वो भी आता है, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी आता है, और CRPC में कई तरीके के बॉन्ड्स लिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दी अपीयरेंस के अलावा भी कई तरीके के बॉन्ड लिए जाते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड सेक्शन 446 इन अ होलिस्टिक सेंस। और मैं बस इलस्ट्रेशन से के लिए सिर्फ अक्यूज्ड का पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि समझना आसान हो जाता है उससे। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक बात कर लेता हूँ। इसमें बलराज एस कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, इसमें कोर्ट ने यूनानिमसली बोला था कि इट इज़ अ वॉलंटरी श्योरिटी। ये जो बॉन्ड का जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोर्ट से, जो प्लेज करते हो अमाउंट, ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ श्योरिटी बॉन्ड विद आईज वाइड ओपन एंड इफ द अक्यूज्ड सब्सिक्वेंटली एक्ट्स contrary to the terms of the bond, surety cannot be heard to complain that he should be relieved against the operation of an act of the accused over which surety has no control. It is then no use suggesting that the surety has no control, because the obligation under the bond upon the surety is that the surety will secure attendance of the accused before the कोर्ट। तो कोर्ट बेसिकली ये बोल रहा है कि एक तो आपने आंख खोल के वॉलंटरली श्योरिटीशिप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि मेरली बिकॉज यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द अक्यूज्ड, सिर्फ इसी ग्राउंड पे आपको छोड़ा नहीं जा सकता, आपको अपनी पेनल्टी देनी होगी अनलेस यू आर एबल टू शो सफिशिएंट कॉज कि वो अक्यूज्ड क्यों नहीं आ पाया। अब इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि कभी देखिए जनरली क्या होता है, 99.99% ऑफ द केसेस में ये होता है कि श्योरिटी के जो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें दे आर इंश्योरिंग द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, उसके साथ अक्यूज्ड का भी बॉन्ड होता है कि ही अंडरटेक्स टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एट एवरी डेट ऑफ द हियरिंग। तो एक सिचुएशन उठी थी कि क्या मान लीजिए किसी कोर्ट ने बाय मिस्टेक या किसी गलती की वजह से अक्यूज से उसका पर्सनल बॉन्ड लेना भूल गया इस पॉइंट पे कि द अक्यूज्ड इज पर्सनली लायबल टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट एट एवरी डेट ऑफ हियरिंग। बट
जो श्योरिटी है, श्योरिटी से लिया गया है कि यू विल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द एवरी डेट ऑफ हियरिंग बिफोर दिस कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट टू विच द केस में बी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड। तो क्या अगर मान लीजिए अगर अक्यूज से नहीं लिया गया पर्सनल बॉन्ड इस बात पे, तो क्या श्योरिटी को पेनलाइज किया जा सकता है? ये सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में डील की थी और ऑथोरिटेटिवली हेल्ड किया था that the responsibility of the surety arises from the execution of surety bond by him and it is not contingent upon execution of a personal bond by the accused। तो ये independent liability है, कोर्ट ने बोला it is an independent liability and it is not contingent upon execution of a personal bond by the accused, nor is the liability to forfeiture of the bond executed by the surety is contingent upon execution and the liability to forfeiture of the personal bond executed by the accused। दूसरी सिचुएशन कोर्ट ने ये भी बोली कि ये जो पेनल्टी के अमाउंट ऑफ फॉरफीचर की बात है जो श्योरिटी से आप रिकवर करवाएंगे, ये इस बात पे भी डिपेंडेंट नहीं है कि पहले आप अक्यूज का अमाउंट आप फॉरफीट कराओ और अक्यूज से अमाउंट रिकवर करवाओ, इस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। It was held that the forfeiture of the personal bond of the accused is not a condition precedent for the forfeiture of the bonds executed by surety। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट इसमें ओवर रूल किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप अगर अक्यूज से बॉन्ड नहीं लिया तो आप उससे नहीं करवा सकते, श्योरिटी से रिकवर नहीं करवा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली शब्द ही पढ़ देता हूँ। Supreme Court in Ramlal versus State of Uttar Pradesh says, it is true, before a person is released on bail, he must execute a personal bond, and where necessary, sureties must also execute bonds. There can be no question of an accused being released on bail without him executing a personal bond. But it does not follow therefrom that if a person is released by mistake without him executing a personal bond, the surety are absolved from securing his attendance and appearance before the court. The responsibility of the surety arises from the execution of the surety bond by him, and it is not contingent upon execution of a personal bond by the accused, nor is the liability to forfeiture of the bond executed by the surety is contingent upon execution and liability to forfeiture of a personal bond executed by the accused person। The forfeiture of personal bond of the accused is not a condition precedent for the forfeiture of the bonds executed by the surety। अब अगर आप 446 को ही सीधे ही पढ़ लें तो 446A भी इस बात को मोर और लेस आंसर कर देता है। बड़े ध्यान से अगर आप देख लें कि सेक्शन 446 employs the expression any person bound by such bond. It does not differentiate between the accused and surety। 446 में अगर आप देखें तो ये कहता है where a bond under this code is for appearance or for production of any property before a court and it is proved to the satisfaction of the court or to any court to which the case has subsequently been transferred that the bond has been forfeited, or in respect of any other bond under this code, it is proved to the satisfaction of the court by which the bond was taken, or any other court to which the case has been subsequently transferred, or to the court of the magistrate of first class that the bond has been forfeited, the court shall record the grounds of such proof and may call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof or show cause why it should not be paid। तो any person bound by such bond का क्या मतलब हुआ? इसका सीधे मतलब यही हुआ कि वो श्योरिटी को भी कर सकता है, वो अक्यूज्ड को भी कर सकता है, वो साइमल्टेनियसली भी कर सकता है, इन पार्ट भी कर सकता है। इफ द कोर्ट वांट्स, मान लीजिए 2 श्योरिटीज हैं एक अक्यूज्ड के, तो एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड का ये मतलब हुआ कि वो अक्यूज से भी वो अमाउंट रिकवर करवा सकता है, वो श्योरिटी से भी वो अमाउंट रिकवर करवा सकता है, दोनों। या तो वो ये कह सकता है एक ही श्योरिटी सारा अमाउंट रिकवर करेगा, इट इज अप टू द कोर्ट। द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ पेनल्टी, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ पेनल्टी है सेक्शन 446 में कि व्हेन द पेनल्टी इज नॉट रिकवर्ड एज फाइन, मतलब मान लीजिए 421 ऑफ द सीआरपीसी के प्रोविजन से भी वो रिकवर नहीं करवा पा रहा, तो ऐसे केस में श्योरिटी को 6 महीने का सिविल इम्प्रिजनमेंट
झेलना पड़ेगा। 446 का सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है वो बताता है कि सिविल इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का श्योरिटी के लिए होगा, ठीक है, लेकिन उसमें वो अक्यूज्ड की बात नहीं करता। इट डज नॉट टॉक अबाउट द अक्यूज्ड। सो अक्यूज्ड के ऊपर तो 229 ए लग सकती है बहुत अच्छे से, ध्यान रखिएगा। तो जो 6 महीने का जो सिविल इम्प्रिजनमेंट 446(2) का प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो सिविल जेल 6 महीने तक के एक्सटेंड करता है मैक्सिमम, जब आप फाइन से भी रिकवर नहीं करवा पा रहे और श्योरिटी भी वो अमाउंट नहीं दे पा रहा, उस सिचुएशन में श्योरिटी को आप 6 महीने का सिविल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। द रीजन इसका बड़ा ऑब्वियस सा है कि अगर अक्यूज्ड इज मेड टू सफर सिविल इम्प्रिजनमेंट, it would defeat the purpose of bail granted to the accused. Personal liberty of the accused कब cancel हो सकती है? Always remember, when the bail itself is cancelled, तो bail कहाँ पे cancel होगी? 437 के subsection 5 में या 439 के subsection 2 में। और वो अगर bail jump कर देता है तो obviously 229A of the IPC लग जाएगा, लेकिन personal liberty of the accused तभी आप कर्टेल कर सकते हैं इटसेल्फ जब उसकी बेल कैंसिल होती है। आपने श्योरिटी से अमाउंट फॉरफिट करवा लिया, दैट बाय इटसेल्फ, और अगर बेल नहीं कैंसिल की है देन दैट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ ग्राउंड सफिशिएंट टू इम्पोज सिविल इम्प्रिजनमेंट ऑन। आप अक्यूज पे सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं लगा सकते, तभी लेजिस्लेचर ने यहाँ पे सिर्फ श्योरिटी के लिए सिविल जेल का प्रोविजन छोड़ा है। जब आप बेल कैंसिल करते हैं तो ऑफ कोर्स बॉन्ड्स भी जो उसके साथ थे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, वो सब चले जाएंगे, और फॉरफीचर की स्टेज आएगी, कैंसिलेशन की स्टेज आएगी, ये सारी चीज़ आएंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो अक्यूज का इनकार्सरेशन होता है वो क्रिमिनल जेल में होता है, जो श्योरिटी का इनकार्सरेशन होगा वो सिविल जेल में होगा इस केस में, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। मेरली बिकॉज द श्योरिटी इज फॉर एन अक्यूज पर्सन इन a criminal offense, he will not be confined to a criminal jail. ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम में आपके इतना ये आने नहीं वाला, लेकिन मैं इस प्रोविज़न को डिटेल में इसलिए डील कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू हैव होलिस्टिक नॉलेज ऑफ द CRPC। CRPC में जो मेन 5 चैप्टर्स हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, वो हैं आपका अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेंस, कंप्लेंट और बेल। फिर आपका ट्रायल है, ये 5 जो फर्स्ट 5 है मेन है, इससे आएंगे। फिर आपका ट्रायल है, एक ये आता है ट्रायल प्रोसीजर से। लेकिन CRPC सिर्फ इन 6 चैप्टर्स तक का नहीं कन्फाइंड है, CRPC इज मच मच मोर देन दिस। तो CRPC के नुआंसेस समझने के लिए मैं आपको जिन जिन सेक्शंस में बहुत एक्स्ट्रा नुआंसेस हैं मैं उन सबसे डील कर रहा हूँ। अदरवाइज CRPC को 5-6 चैप्टर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रैप अप करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, but to understand CRPC as a whole, it is very difficult. CRPC is more complex than Civil Procedure Code. The Civil Procedure Code is big, but it's exhaustive. CRPC is relatively smaller, but it's complex. It has more depth. CPC is only big because it is putting an effort to lay down all situations that may arise, even though it has the provision for inherent power itself. CPC इसीलिए ब्रेक होती है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पर बताती है कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। तो मोर और लेस कई पार्ट्स को छोड़ के, कुछ पार्ट्स को छोड़ के, जैसे रेस जुडिकाटा है बाकी हो गया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन CRPC इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पे कई कॉम्प्लेक्स नुआंसेस होते हैं। सो द अंडरटेकिंग टू बी गिवन, अब मैं वापस 446 पे आता हूँ कि रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही पॉइंट बोला था कि the undertaking of the surety is to secure the attendance and the presence of the accused, and it's independent of the undertaking given by the accused to appear before the court whenever called upon, even if the both undertakings happen to be executed in the same document for the sake of convenience. Each undertaking is distinct and can be separately be enforced. अब कोर्ट ये कह रहा है कि जो अगर मान लीजिए 2 श्योरिटीज़ ने या अक्यूज और श्योरिटीज़ की अंडरटेकिंग एक ही डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो
अंडरटेकिंग जॉइंट इन नेचर है, ये या तो एक साथ ही हो सकती हैं या तो सेपरेटली, या तो एक साथ ही इन्फोर्स होंगी या तो नहीं इन्फोर्स होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, यू कैन सेपरेटली इन्फोर्स इट। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इन दिस जजमेंट कि आप अलग अलग से भी उसको इन्फोर्स कर सकते हो। इट कैन बी सेपरेटली इन्फोर्स, क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज इज डिस्टिंक्ट, और आप एक श्योरिटी से भी इन्फोर्स करा सकते हो सकता है आप दूसरे श्योरिटी से ना करवाओ। सो दैट इज अप टू द मैजिस्ट्रेट एंड इट इज़ अप टू हिज जुडिशियल डिस्क्रेशन। एंड जुडिशियल डिस्क्रेशन कैसा होगा? इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजंस। So the court, the CRPC in the second schedule has prescribed form number 48 in the case of sureties, because the arrest of sureties cannot be made on the account of failure of the accused to make their appearance in the court, and therefore it is only just that a notice should go to them on the when the penalty sought to be recovered from them. तो फॉर्म नंबर 48 में आपने देखा हो, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए कि फॉर्म नंबर 48 में कोई अरेस्ट वरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। सीधे वहाँ पे सीधे ये बताया जाता है कि यू रिक्वायर्ड टू पे द सेट पेनल्टी एंड व्हाई द पेमेंट ऑफ सच सम इज़ नॉट इन्फोर्स्ड अगेंस्ट यू। अरेस्ट का उसमें कोई बात नहीं कर, उसमें अरेस्ट का उसमें बेसिकली बात नहीं कर रहा। अरेस्ट कन्फाइनमेंट ऑफ श्योरिटी उसी कंडीशन में हो सकता है जब फाइन से भी रिकवर नहीं करवाया जा पा रहा अंडर बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 421 ऑफ द CRPC से भी रिकवरी नहीं हो पा रही और श्योरिटी ने भी अमाउंट नहीं पे किया, तो उस केस में जो श्योरिटी है he'll be liable for civil imprisonment। तो फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड के लिए फॉर्म नंबर 48 एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा प्रोविज़न है। इनफैक्ट मैं ही ऐसा करता हूँ, मैं ही पढ़ देता हूँ। सो फॉर्म नंबर 48, नोटिस टू श्योरिटीज इन ब्रीच ऑफ अ बॉन्ड, इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 446। यहाँ पे 2- उसका वेयर एज ऑन द डे, जो भी दिन हो डेट हो, यू बिकेम श्योरिटी फॉर द नेम ऑफ, नाम अक्यूज का एंटर करिए, प्लेस बताइए, दैट ही शुड अपीयर बिफोर दिस कोर्ट ऑन द डे ऑफ, जो भी डेट था, एंड बाउंड योर सेल्फ दैट इन डिफॉल्ट देयर ऑफ टू फॉरफीट द सम टू द गवर्नमेंट। सम कितने रुपीज़ आपने प्लेज किए थे, एंड वेयर एज द सेड नेम हैज सेड नेम ऑफ द अक्यूज्ड हैज फेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड बाय रीजन ऑफ सच डिफॉल्ट यू हैव फॉरफिटेड द अफोरसेड सम ऑफ रुपीज़, जो भी अमाउंट आपने प्लेज किया था, एंड यू आर हेयर बाय रिक्वायर्ड टू पे द पेनल्टी और शो कॉज विद इन जितने भी दिन आपने डिटरमाइन किए हैं फ्रॉम दिस डेट वाई द पेमेंट ऑफ सच सम शुड नॉट बी इम्पोज्ड अगेंस्ट यू। डेट बताएगा, फिर उसमें सील ऑफ द कोर्ट होगी और जज का सिग्नेचर होगा। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, फॉरफीचर पहले हुआ है, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पे बाय द रीजन ऑफ सच डिफॉल्ट यू हैव फॉरफिटेड, मतलब बाय नॉन अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज द जो बॉन्ड है वो फॉरफिट हो चुका है, और जो अब अमाउंट है वो भी फॉरफिट होगा। आप बस इतना बताइए कि आपसे पेनल्टी क्यों ना ली जाए, वाई शुडेंट आई रिकवर द पेनल्टी अगेंस्ट यू। ऑलराइट, अगर आपने सफिशिएंट कॉज दिखा दिया तो ऑफ कोर्स इन दो सिचुएशंस द अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड अगेंस्ट यू। और हो सकता है कि अगर आपकी सिचुएशंस सिर्फ कोर्ट को आधा ही सेटिस्फाई कर रही हैं, पूरा सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो अमाउंट रिमिट भी करवाया जा सकता है उन दो सिचुएशंस। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि जो पेनल्टी जो है ना, ये पहले ही फिक्स्ड है और ये अराइज ऑटोमेटिकली करती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड। इस पर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं करवाई जा सकती है। जो बॉन्ड का अमाउंट है ना, वही पेनल्टी है। तो ये जो पेनल्टी है ये कब अराइज करती है? व्हेन द बॉन्ड इज फॉरफिटेड। इस पे कोई कोर्ट फर्दर ऑर्डर ऑफ पेनल्टी डिटरमाइन नहीं करता कि आपको ये पेनल्टी देनी है या कितना देना है, क्या नहीं देना है, अनलेस ही डिसाइड्स टू रिमिट इट। पेनल्टी हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, ये पहले ही डिसाइड कर लिया है कि पेनल्टी आपको कितना देनी है। इट इज़ द सेम अमाउंट which is referred to in the bond that transforms or crystallizes itself into the penalty which the accused or surety is liable to pay.
the court only calls upon such person to pay the said penalty or penalty thereof which is incurred by him. The court can only recover the penalty which is already crystallized, but it cannot order a penalty as a punishment. Ordering a penalty as a punishment is different. मान लीजिए एक पेनल्टी आपने ऐसे डिटरमाइन की, अभी आप सिविल इम्प्रिजनमेंट को सेट असाइड कर दीजिए, क्योंकि वो उसी सिचुएशन को एक्सेप्शनल सिनेरियो तब अराइज करता है जब आप वो अमाउंट ही नहीं रिकवर करवा पा रहे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 421 ऑफ द CRPC. तो ऐसे केस में पेनल्टी आपकी ऑलरेडी फिक्स होती है अंडर 446, लेकिन जो पेनल्टी इम्पोज की जाती है जो किसी फैक्ट के होने के बाद होती है वो डिफरेंट नेचर की होती है. जैसे मान लीजिए आपने फाइन का अमाउंट डिटरमाइन करना है और फाइन के अमाउंट के लिए कोई ऑफेंस होना ज़रूरी होता है. लेट अस सपोज एन ऑफेंस हैज टेकन प्लेस एंड यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फाइन. तो अमाउंट ऑफ फाइन रीजनेबल होना चाहिए. तो ये पेनल्टी जो इम्पोज होगी, it is being imposed after the offense has taken place and the person has been convicted, है ना. अब आप अमाउंट को रीजनेबल डिसाइड कर सकते हो, जितना भी डिसाइड कर सकते हो. तो यहाँ लेकिन जो 446 में जो पेनल्टी है ना, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है. ये कोई फर्दर पेनल्टी इसमें नहीं इम्पोज हो सकती. इसमें अगर कोर्ट चाहे भी ना तो कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगा सकता. इसमें वही पेनल्टी लगाई जा सकती है जो बॉन्ड में ऑलरेडी थी. सो ओनली द रिकवरी ऑफ पेनल्टी इज कंटेम्पलेटेड अंडर 446 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, बट कोर्ट कैन नॉट पास एनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पेनल्टी देन दैट एज इज एनविसेज्ड अंडर द बॉन्ड इटसेल्फ. अब रेमिशन की बात आती है सबसेक्शन 3 में कि आफ्टर रिकॉर्डिंग रेमिशन किया जा सकता है. तो इसमें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस इज अगेन द प्राइमरी क्राइटेरिया. तो आप क्या क्या चीज़ें इसमें, कुछ चीज़ें इलस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ. नेचर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द अक्यूज्ड इज प्रोसिक्यूटेड, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं. स्टेटस ऑफ एंड पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड, द नेचर ऑफ सेंटेंस विच इज़ इन द केस ऑफ कन्विक्शन दैट इज़ लाइकली टू बी इम्पोज्ड अपॉन हिम. मान लीजिए बहुत छोटे मोटे ऑफेंस के लिए है पर बॉन्ड का अमाउंट ज़्यादा है. लेट अस सपोज फाइन का अमाउंट 500 है तो बॉन्ड का अमाउंट 1000 रुपये में फिक्स कर दिया गया है. तो एज अ मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट आप जब डिसाइड कर रहे हो कि कितना अमाउंट करना चाहिए, तो आपको लगे ऑन द ह्यूमनिस्टिक कंडीशंस आपको लगेगा यार अगर फ़ाइन भी इम्पोज करूँगा ना, जो कि यू थिंक कि इन अ गिवन सेट ऑफ सिनेरियो कि अगर मैं से कन्विक्ट भी करता तो फ़ाइन को लेके छोड़ देता. तो ऐसे केस में 500 रुपये का मैक्सिमम फाइन है पर बॉन्ड का अमाउंट 1000 रुपये का है. तो यू कैन इन दिस सिचुएशन यू मे रिमिट, पर ये फैक्ट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होगा. मान लीजिए बहुत बड़ा अक्यूज्ड है, मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इज़ वेरी रिच, उसके श्योरिटी भी आर अकॉर्डिंगली रिच. तो ऐसे केस में आप जो बॉन्ड का अमाउंट है आप हो सकता है रिमिट ना करो, बिल्कुल भी रिमिट ना करो. बट अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड इट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल डिस्क्रेशन which will determine that how much amount is to be forfeited and how much is to be remitted. Let us suppose if the amount of forfeited is excessive, if the amount forfeited is excessive and the surety is unable to pay, it is also relevant to consider whether the surety did not act irresponsibly and there was no connivance or negligence on the part of surety. तो ये भी एक relevant ground हो जाता है कि क्या surety ने इरेस्पॉन्सिबली एक्ट किया. मान लीजिए आप जो श्योरिटी ने प्लेज किया था 10,000 रुपये के लिए और श्योरिटी 9,000 ही पे कर पा रहा है, 1,000 नहीं पे कर पा रहा है. तो आप ये कंसिडरेशन रख सकते हैं एज अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट कि वेदर देयर वाज एनी कन्विवेंस बिटवीन हिम एंड द अक्यूज्ड. क्योंकि अक्यूज नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं इसने जानबूझ के ऐसा किया है, या श्योरिटी के साइड से कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो, या कोई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो नहीं हुआ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अमाउंट ऑफ बॉन्ड इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सेसिव. ये सारी कुछ कंसिडरेशन है जो आपके सामने अराइज कर सकती हैं. सो दैट वाज आई थिंक प्राइमरली इट. ये मेजर कंडीशंस थी जो इसमें अराइज होती हैं. एक इशू अराइज हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में कानीमोजी के केस में, कानीमोजी वर्सेस CBI. इसमें कानीमोजी ने ग्राउंड लिया था कि अगर कोर्ट ने मुझे समन इशू किया है 204 CRPC में, तो ऐसे केस में
मेरे कानीमोजी का ग्राउंड था कि कोर्ट ने मुझे 204 CRPC में, दैट इज़ फॉर इशू ऑफ प्रोसेस, तो हो सकता है कि इसका मतलब है कि कोर्ट मुझे बेल पे रिहा करेगा और मुझे कन्फाइनमेंट में नहीं डालेगा। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आंसर किया था कि जो इशू ऑफ प्रोसेस है अंडर 204 of the CRPC, it is meant for ensuring the presence of the accused in the court. Issuing summons under section 204 CRPC are by no means an assurance that the accused on appearance in the court shall be granted bail, nor it amounts to misleading the accused and preventing him from seeking his legal remedy by moving an application for anticipatory bail by the superior court. तो ऐसे अगर कोई ग्राउंड्स होगा ना कि अक्यूज्ड अगर बोले कि आपने तो मुझे, लेट्स सपोज यू आर द जज और आपने उसको समन दे के बुलाया और एंड में वो बोलता है या बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि आपने समन बुलाया है, तो इसका समन पे बुलाया है, वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं इशू किया मेरे खिलाफ, तो इसका मतलब आप मुझे बेल पे रिहा कर देंगे। तो आप तो जानते हैं ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग बेल आर डिफरेंट एंड ग्राउंड्स फॉर कैंसिलिंग बेल आर वेरी डिफरेंट। तो ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग बेल तो एस्टैब्लिश करने होंगे ना। मेरली बिकॉज आई हैव कॉल्ड यू फॉर समन्स, इट डजेंट मीन आई हैव गिवन एन अश्योरेंस दैट इन केस यू अप्लाई ऑन बेल आई विल रिलीज यू। वो ऐसा कभी गलती से भी मत मान लीजिएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो इसमें अराइज कर सकता है, ठीक है। सो आई थिंक वी आर प्राइमरली डन विद इट। इसमें सारी सिचुएशंस हो गई हैं बेल की। So now I'll read the Bail Act provision. मैं फर्स्ट पार्ट तो पढ़ चुका हूँ, तो सेकेंड पार्ट पढ़ देता हूँ 446 का, सबसेक्शन 2। It is sufficient if the sufficient cause is not shown and the penalty is not paid, the court may proceed to recover same as if it were a fine imposed by it under this code. Fine कैसे impose होगा? In accordance with section 421. Recovery का process जो होता है it is in accordance with section 421 of the CRPC, ठीक है। सो फिर सबसेक्शन 3 पे आते हैं 446 में, उसमें रिमिट कर सकता है। सबसेक्शन 4 में क्या है कि वेयर द श्योरिटी टू द बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड हिज एस्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड का फॉरफिचर आपको पता है ना कौन सी स्टेज पे होता है। अगर बॉन्ड की कंडीशन का वायलेशन हो चुका है और बॉन्ड फॉरफिट हो गया एंड अक्यूज एंड द श्योरिटी डाइज देयर आफ्टर, उसके बाद मान लीजिए श्योरिटी मर गया और श्योरिटी के घर पे नोटिस आई फॉर रिकवरी ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, तो हिज स्टेट शैल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। ऐसे में हिज स्टेट इज लाइबल फॉर दैट अमाउंट, उसको देना पड़ जाएगा। और ये जो सबसेक्शन 4 है ये उसी सिचुएशंस के लिए है जहाँ पे बॉन्ड की कंडीशंस का वायलेशन होने से पहले ही श्योरिटी मर चुका है। ऐसे केस में ही वो डिस्चार्ज होता है। 444 में भी आपने देखा होगा कि जब श्योरिटीज डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होता। दे हैव टू फर्स्ट अप्लाई फॉर डिस्चार्ज एंड देन द मैजिस्ट्रेट शैल समन द अक्यूज पर्सन, और जब अक्यूज पर्सन आ जाएगा उसके पास बाय ऑन अरेस्ट और बाय हिज वॉलंटरी सरेंडर, तो उसी केस में उसके बाद ही श्योरिटीज को डिस्चार्ज किया जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज नहीं किया जाता। So, subsection 5 कहता है where any person who has furnished security under section 106 or section 117 or section 360 is convicted of an offence, the commission of which constitutes a breach of conditions of his bond or bond executed in lieu of his bond under section 448, a certified copy of the judgment of the court by which he was convicted of such offence may be used as evidence in the proceedings under this section against his surety or sureties, मतलब certified copy of the judgment, surety और sureties के भी खिलाफ यूज़ की जा सकती है। और and if such certified copy is so used, the court shall presume that the offence was committed by him unless the contrary is proved। तो shall presumption तो as regarding the fact that the offence was committed by the accused person, ये सिर्फ accused person के खिलाफ तक ही सीमित है, ये बात याद रखिएगा। और जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट है वो रिकवरी के पर्पस के लिए इन द केस a further offence has been committed in the case of the person who has been instructed to
गिव अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस, गुड बिहेवियर और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या प्रोबेशन ऑफ या प्रोबेशन के लिए अंडर सेक्शन 360 ऑफ द CRPC, तो उन केसेस में श्योरिटीज़ के खिलाफ भी वो जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगा फॉर द रिकवरी पर्पसेस। और अक्यूज के खिलाफ किस स्टेज पे होगा, ये मान लेगा कोर्ट कि इसने ऑफेंस किया है, शैल प्रिजम्पशन है। और शैल प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि इसी प्रिजम्पशन से कोर्ट शुरू करेगा अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बाय द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फॉरफीचर ऑफ अ बॉन्ड से पेनल्टी, बाय द फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड अ पेनल्टी वुड entail upon the surety for the amount which he has undertaken in the bond executed by him. Both sureties cannot claim to share amount by half and half, as each of them can be made liable to pay. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद कुंजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट है, ये AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो पॉइंट ऑफ लॉ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया था, यही मैंने शुरुआत में भी बता दिया था कि श्योरिटीज़, मान लीजिए श्योरिटीज़ 1 लाख के लिए हैं और 2 श्योरिटीज़ मंगाए 1-1 लाख के अमाउंट के लिए, उस जिस पे अक्यूज़ ने 1 लाख का अमाउंट प्लेज किया, 2 श्योरिटीज़ आए, दोनों ने इंडिपेंडेंटली 1-1 लाख का अमाउंट प्लेज किया कोर्ट के सामने और अंडरटेक किया कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट विल पे यू। तो कोर्ट ने जब फॉरफीचर हो गया और पेनल्टी का अमाउंट जो डिसाइड करना था, उसने बोला कि 1 लाख यू हैव टू फॉरफीट बिफोर अस, 1 लाख का अमाउंट की पेनल्टी आपको हमको देनी पड़ेगी। तो इन दिस केस अगर मान लीजिए श्योरिटी ये प्ली लेता है कि मुझे हाफ के, ऐसा करते हैं कि मैं आधा पे कर देता हूँ और दूसरा श्योरिटी आधा पे कर दे, तो इसका आंसर है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट डायरेक्टली एक ही श्योरिटी से पूरा अमाउंट रिकवर करवा सकता है। द लाइबिलिटी इन द केस इज ऑल्सो सेवरल इन नेचर। वो कोर्ट चाहे तो जॉइंटली इन्फोर्स करवा दे, कोर्ट चाहे सेवरली अलग अलग करवा दे, ये कोर्ट के ऊपर है, ये पूरा कोर्ट का डिस्कशन है इस केस में। और श्योरिटी कंपेल नहीं कर सकता कोर्ट को ये कहने के लिए कि नहीं आधा हमसे रिकवर करवाइए, आधा इनसे रिकवर करवाइए। सो हाफ एंड हाफ अमाउंट रिकवर करना है, अगर जब तक कोर्ट को खुद ही सही नहीं लगा तब तक दैट विल नॉट बी मैंडेटेड अपॉन द कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट चाहे तो एक ही पर्सन से पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर करवा सकता है। Then section 446A comes, it talks about cancellation of bond and bail bond. It says, without prejudice to the provision of section 446, where a bond under this code is for appearance of a person in case and it is forfeited for the breach of condition, the bond executed by such person, as well as the bond, if any, executed by one or more of his sureties, shall stand cancelled, and thereafter no such person shall be released only on his own bond. In that case, if a police officer or the court, as the case may be, for appearance before whom the bond was executed, is satisfied that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with the condition, provided that the subject to other provisions of this code, he may be released in the case upon execution of a fresh personal bond for such sum of money and bond by one or more such sureties as police officer or court, as the case may be, thinks sufficient. A 447 talks about the procedure in case of insolvency or death of surety, or when the bond is forfeited. When the surety to a bond under this code becomes insolvent, dies, or when the bond is forfeited under the provision of section 446, the court by whose order the bond was taken, the magistrate or a magistrate of first class may order the person by whom such security was demanded to furnish fresh security in नई security law. और अगर नई security नहीं लाए तो you know by default you may be put into a confinement. So bond required from a minor. So when the person required by any court or officer to execute a bond is a minor, such court or officer may accept in lieu thereof a bond executed by sureties or surety only. माइनर से देखिए, श्योरिटीशिप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड इज और जो बॉन्ड है इट इज़ इन अ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आपको पता है माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वाई दिस प्रोविजन इज हियर. अपील फ्रॉम ऑर्डर under section 446, all orders passed under section 446 shall be appealable. The appealable orders हैं in case of an order made by a magistrate to a sessions judge,
in case of an order made by court of sessions to the court to which the appeal lies from an order made by such court. तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जनरली हाई कोर्ट में जाता है, आइदर बिफोर अ सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच. इसमें हाई कोर्ट के भी रूल्स होते हैं. Power to direct levy of amount due on certain recognizance. The High Court or Court of Session may direct any magistrate to levy the amount due on the bond for appearance or attendance at such High Court or Court of Sessions. Levy का मतलब होता है लागू करना for certain amount जो भी High Court या Court of Session को ठीक लगे under section 450. तो ये प्राइमरली हो गया. अब एक चीज़ आती है पैरोल और फरलो क्या होती है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरोल एंड फरलो आर प्रोवाइडेड टू इनमेट्स. इनमेट्स मतलब जो जेल में है एज अ प्रोग्रेसिव मेजर्स ऑफ अ करेक्शनल सर्विस. ये प्रिजनर्स होते हैं और प्रिजनर्स को पैरोल पे क्यों छोड़ा जाता है? टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इविल्स ऑफ इनकार्सरेशन एंड ऑल्सो एनेबल हिम टू मेंटेन सोशल रिलेशन विद हिज फैमिली एंड कम्युनिटी. इट हेल्प्स हिम टू मेंटेन एंड डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. Continued contacts with the family and community sustain in him a hope for life. उसके मन में होप बनाने के लिए देखो अच्छा कंडक्ट करोगे. पर्पस क्या है इनकार्सरेशन का? प्राइमरली इज रिफॉर्मेटिव, अगर रिफॉर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इज डेटरेंट. एक्चुअली इट्स अ मिक्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड डेटरेंट विद एंड इफ द बोथ डॉक्ट्रिन्स conflict, where the deterrent and reformative theory conflicts, it is the deterrent that should be preferred. लेकिन जनरली हम लोग रिफॉर्मेशन के लिए भी कोशिश करते हैं जितना हो सके. तो कंटिन्यूड होप ऑफ लाइफ प्रिजनर का बना रहे, इसके लिए आप उसको पैरोल पे छोड़ते हैं छोटे टाइम के लिए. इट इज़ अ टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फॉर अ शॉर्ट पीरियड सो दैट ही मे मेंटेन सोशल रिलेशंस विद हिज फैमिली एंड द कम्युनिटी इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज फैमिलियल एंड सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. It is an opportunity for a prisoner to maintain a regular contact with the outside world so he may keep himself updated with the latest development in the society. But I must clarify that the period spent by the prisoner outside the prison while on parole is no way a concession so far his sentence is concerned. So ये sentence count नहीं होता. As far as जब तक वो parole पे छूटा है, it is not counted in the sentence. The prisoner has to spend extra time in prison for a period spent by him outside the jail on parole. Furlough means a release of prisoner for a short period of time after a gap of certain qualified number of years. मान लीजिए 5 साल रह गए प्रिजन में, आप नहीं सॉरी, ये 5 साल प्रिजन में रह गया, तो उसका गुड कंडक्ट को इंश्योर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, क्योंकि देखिए जनरली प्रिजनर्स वायलेंट हो सकते हैं, तो ऐसे केस में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है. तो फरलो का पर्पस ये है कि अगर आप अच्छा कंडक्ट रहोगे और उसको मोटिवेटेड रखने के लिए और डिसिप्लिन में रखने के लिए, आप उसको कहोगे इफ़ यू परफॉर्म गुड इनसाइड अ प्रिजन, आप अपना काम करोगे, अगर अच्छा कंडक्ट रखोगे तो हम आपको थोड़े टाइम के लिए बाहर जाने देंगे. और यहाँ पे फरलोग में द पीरियड इज काउंटेड, पैरोल में नहीं काउंट होता है. यहाँ पे फरलोग के पीरियड में यू दैट इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो दैट इज डिफरेंट थिंग. अब देखिए, अब एक चीज़ सिंपल डेफिनेशन दे दी मैंने आपको, तो ये तो हर स्टेट में लागू है. हर स्टेट के प्रिजन रूल्स अलग अलग हैं. दिल्ली में जैसे, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं बेसिकली दिल्ली के मैटर से ज़्यादा डील करता हूँ, तो बेसिकली मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है. तो दिल्ली में दो तरह की पैरोल्स होती हैं, कस्टडी पैरोल और रेगुलर पैरोल. और एक थर्ड टाइप की पैरोल अभी के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, जिस केस में पैंडेमिक फैल गया है, और पैंडेमिक फैलने की वजह से कई प्रिजनर्स को पैरोल पे छोड़ा जा सकता है. तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रेगुलर पैरोल पे नहीं छोड़ा जाता, उनको सिर्फ कस्टडी पैरोल पे छोड़ा जाता है. ठीक है, और दैट टू बाय द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न ट्रायल कोर्ट ओनली. और अगर मान लीजिए अपील हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट पे ही उसको रिलीज किया जा सकता है. तो ये जो नई पैरोल दिल्ली में आई है, इसको कहते हैं इमरजेंसी पैरोल. अब दिल्ली प्रिजन्स रूल का रूल नंबर 1220 कहता है कि ग्रांट ऑफ जो फरलोग है, इट इज़ ग्रांटेड फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिवॉर्ड फॉर अ गुड कंडक्ट इन प्रिजन्स and serves as a periodic break for prisoners from prolonged and continuous incarcerations.
In order to be eligible for the grant of parole, the prisoners must be sentenced to at least 5 years of rigorous imprisonment and undergone 3 years of imprisonment after conviction. तो ये देखिए यहाँ के स्पेशल रूल्स हैं. मोस्ट नेसेसरली ये हो सकता है आपकी स्टेट में ना हो, लेकिन सवाल आप पे क्या आ सकता है? सवाल बेसिकली आ सकता है कि पैरोल और फरलो क्या होता है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बेल. तो बेल तो अलग है, बेल तो अंडर ट्रायल्स को दी जाती है, लेकिन पैरोल जनरली पैरोल और फरलो आपको कन्विक्टेड पर्सन्स को दी जाती है जनरली. कस्टडी पैरोल उनको भी दी जा सकती है अंडर ट्रायल्स को, दैट टू बाय स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट. ये बात याद रखिएगा, उसको कस्टडी पैरोल कहते हैं. बेल आपको पता भी है. जनरली दिल्ली की बात करता हूँ, आपकी स्टेट्स में हो सकता है सिचुएशंस अलग हो, तो एक बार प्रिजन में अपने स्टेट्स के रेलेवेंट प्रिजन्स रूल एक बार देख लीजिएगा, तो उसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि किन किन केसेस पे पैरोल नहीं ग्रांट होती है. ऐसे दिल्ली में क्या है कि अगर कोई भी पर्सन सेडिशन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या एनडीपीएस एक्ट में कन्विक्टेड हुआ है तो उसको नहीं ग्रांट की जाएगी पैरोल. ठीक है. प्रिजनर्स जिसकी इमीडिएट प्रेजेंस सोसाइटी को थ्रेटन कर देंगी या पीस और या सोसाइटी का पीस और ऑर्डर थ्रेटन कर देंगी, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रीजनेबल ग्राउंड्स दिखा दिए हैं कि देयर इज अ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू हिम रिगार्डिंग सीरियस क्राइम, उसको भी पैरोल पे नहीं छोड़ा जाएगा. Prisoners who are considered dangerous or have been involved in a serious prison violence like assault, outbreak of riot, mutiny, or person who has rearrested or absconded while being released on bail or furlough, मतलब bail और furlough पे रिलीज हुए थे और भाग गए, ऐसे केस में भी उनको भी नहीं छोड़ा, क्या कहते हैं, पैरोल और फरलो पे नहीं छोड़ा जाएगा. अगर कोई पर्सन, कोई फॉरेनर है, कन्विक्टेड फॉरेनर पर्सन, तो बिना होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अप्रूवल के भी उसको उस पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्या कहते हैं, फरलो पे. द रेलेवेंट रूल एक्चुअली रीड्स दैट कन्विक्टेड फॉरेनर सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड हैविंग वैलिड परमिशन टू स्टे इन इंडिया. तो बिना उनकी परमिशन लेनी पड़ती है. मान लीजिए कोई पाकिस्तानी यहाँ पे सेंटेंस्ड है, तो ऐसे केस में जो भी कन्विक्टेड फॉरेनर है उसके लिए आपको रिलीज़ करने के लिए पहले आपको होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटर कंट्री का मैटर हो जाता है कि उसको रिलीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन कंसिडरेशंस में करना चाहिए. और भी क्या है, इफ़ अ प्रिजनर इज़ कन्विक्टेड ऑफ मर्डर आफ्टर रेप, ऐसे केस में भी उसको पैरोल पे नहीं छोड़ा जाएगा. इफ़ अ प्रिजनर इज़ कन्विक्टेड अंडर पॉक्सको एक्ट, तो उसको भी ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ा जाएगा. अगर मल्टीपल मर्डर्स के लिए उसे कन्विक्ट किया गया, या डकैती विद मर्डर के लिए, या मर्डर फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, या उसके रिलेशन में कोई केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ऐसे केस में भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा पैरोल पे. अब फरलो के लिए भी मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ कि इंडिया में, दिल्ली में क्या सिचुएशन है. ये मैं देखिए, डेफिनेशन तो इस सब चीज़ों की सेम है और रूल्स मोर और लेस सेम ही होते हैं हर स्टेट में. ऐसा मत समझिएगा आपके स्टेट में रूल्स रेडिकली डिफरेंट होंगे, पर जैसे पीरियड ऑफ वीक्स है या पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या प्रोसेसुअल एप्लीकेशंस हो सकता है अलग तरीके से डिटरमाइन होती हूँ, ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं. इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा. फरलो और पैरोल में क्या अंतर होता है. पैरोल और जो सबसे प्राइमरी अंतर है ना, एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन नुआंसेस, कि पैरोल में आपका जो सेंटेंस है वो उसमें सेंटेंस में काउंट नहीं होगा पैरोल का पीरियड, लेकिन फरलो में इट विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो दिल्ली में अंडर सेक्शन 1220 a prisoner who is sentenced to 5 years or more of a rigorous imprisonment and has undergone 3 years imprisonment after conviction with an unblemished record becomes eligible for a grant of furlough. A prisoner as described above must be granted 7 weeks of furlough in 3 spells in a conviction year with maximum of 3 weeks under 1 spell. एक बार में 3 हफ्ते आप देंगे. एक और इस दिल्ली में स्पेशल चीज़ है कि एवरी एलिजिबल कन्विक्ट में बी ग्रांटेड 1 स्पेल ऑफ फरलो
इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन, अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, विदाउट एनी एप्लीकेशन फॉर फरलो बीइंग मूव्ड बाय कन्विक्ट. If the prisoner does not want to avail this furlough, then written undertaking must be taken in this report. तो दिल्ली के रूल्स थोड़े लिबरल हैं इस कैटेगरी में. अब फरलो किस सिचुएशन में नहीं दी जाएगी? अगर पर्सन है, देखिए, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू ऑब्टेन अ फरलो, अ प्रिजनर मस्ट फुलफिल दीज 3 क्राइटेरिया. गुड कंडक्ट होना चाहिए, शुड हैव अर्नड रिवॉर्ड्स इन द लास्ट 3 years, और उसकी एनुअल गुड कंडक्ट रिपोर्ट में दिखाना चाहिए कि हैज़ बीन of an unblemished record for the past 3 years. Prisoner should not have been an habitual offender and prisoner should be a citizen of India. अब इसमें भी वही चीज़ है कि अगर NDPS एक्ट में सेडिशन, कन्विक्टेड फॉरेनर्स या जितने भी आपके सीवियर ग्राउंड है उनमें आपको पैरोल पे इनको नहीं रिलीज़ करना है. म्यूटिनी, राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ इसमें ग्राउंड है. इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा. अगर कोई प्रिजनर जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है और मेडिकल ऑफिसर ने सर्टिफाई नहीं किया है कि उसको रिलीज़ करना चाहिए फरलोक पे, तो ऐसे केस में भी उसको फरलोक पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा. सो आई थिंक दैट वाज प्राइमरली इट. देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रा इन इट. एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है पैरोल पे, कि जो वर्ड जो है ना, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जनरली पैरोल पे आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दिखाने चाहिए, लेकिन merely because a person has been convicted on an offense, on a heinous offense, सिर्फ उसी ग्राउंड पे उसकी पैरोल की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती. इसके लिए आपको एसफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट ध्यान में रखना चाहिए. यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में की एक फाइंडिंग थी कि पैरोल की, यहाँ तक तो राजस्थान हाई कोर्ट ठीक था कि पैरोल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पे पैरोल का मैटर पिटीशन रिजेक्ट किया था कि क्योंकि उसका कन्विक्शन सीरियस और हीनियस ऑफेंस पे है और इसी ग्राउंड पे उसको डिनाई कर देना चाहिए. तो ध्यान रखिएगा, कन्विक्शन है ना, सीरियस और हीनियस क्राइम पर से रीज़न नहीं होता है फॉर डिनाइंग द पैरोल. रूल्स भी ध्यान में रखिएगा. लेकिन जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, खासतौर से इन कस्टडी पैरोल के केसेस में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जब आप दिखाएंगे, मान लीजिए घर में कोई बीमार है या आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या कई बार शादी का भी मैटर होता है, तो उस केस में पैरोल पे ग्रांट दिया जा सकता है. उसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरली. लेकिन सिर्फ इस बात पे प्रिजन अथॉरिटीज़ आपकी पैरोल एप्लीकेशन नहीं रिजेक्ट कर सकती, मेरली बिकॉज यू हैव बीन कन्विक्टेड इन अ हीनियस ऑफेंस. पर से इस ग्राउंड पे रिजेक्शन नहीं होगा. तो ध्यान रखिएगा, पर से किसी ग्राउंड पे रिजेक्शन अगर कोई कोर्ट करता है तो यू कैन ऑलवेज द प्रिजन अथॉरिटीज़ पर से अगर आपके किसी ग्राउंड पे रिजेक्शन करती हैं पैरोल की, तो ऐसे केस में यू कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट कंसर्न, और इवन इफ द हाई कोर्ट डजंट एग्री विद यू, देन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ इट अलाउज यू टू अप्रोच इट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये नहीं है कि मेरली बिकॉज द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ अ हीनियस ऑफेंस then per se his application for parole should be rejected. Special circumstances जो दिखाने होते हैं जो पैरोल के लिए, उसमें आपको ये ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे घर, मान लीजिए ए है, ए के फादर की डेथ हो गई और ये उनका इकलौता बेटा है और लास्ट राइट्स उसको परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए उसको पैरोल पे छोड़ा जा सकता है. या वो अपने फादर को उसके ए के फादर टर्मिनली इल हैं और वो उनको देखना चाहता है उनके फाइनल मोमेंट्स पे, तो ऐसे केस में भी पैरोल ग्रांट की जा सकती है. सो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखनी चाहिए जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के बेसिस पे होंगी, और हर कन्विक्ट को आपको एक अपॉर्चुनिटी तो देनी ही चाहिए रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए. ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड. तो इसका कोई कट एंड ड्राइड आंसर नहीं होगा. स्पेशल सर्कमस्टेंसेस केस बाय केस बदलते हैं और कई केसेस में जनरल सर्कमस्टेंसेस भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बदल सकते हैं. मान लीजिए घर पे शादी है, यू हैव टू अटेंड, तो ये भी ग्राउंड कंसिडर कर सकते हैं.
प्रिजन अथॉरिटीज, और आप जानते हैं प्रिजन अथॉरिटीज जस्ट इन केस आपका वो रिजेक्ट कर देते हैं पेटिशन, सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच whom, द हाई कोर्ट कंसर्न, ठीक है। सो ऐसे में जब भी पैरोल या फरलोक पे छोड़ा जाता है तो उसमें भी बॉन्ड फर्निश करने होते हैं और श्योरिटी प्रोवाइड करने होते हैं, इसमें भी यही चीज़ होती है। और श्योरिटी और पर्सनल बॉन्ड के क्या रूल होते हैं, यू ऑलरेडी नो, अंडर 446 एंड 446A, जस्ट इन केस द बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड और द बॉन्ड हैज़ बीन कैंसल्ड। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मेरली बिकॉज द पैरोल हैज़ बीन ग्रांटेड इट डज नॉट मीन रिलीफ कि आपको छोड़ दिया गया बिना किसी पर्सनल कंडीशन के, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है। बॉन्ड पे कई कंडीशंस होती हैं कि आप अपना एड्रेस नहीं बदलोगे, जहाँ जा रहे हो वहीं जाओगे, इस एरिया तक कन्फाइन रहोगे, इस जो एरिया बताया गया उस एरिया के बाहर नहीं निकलोगे, अगर बाहर निकले तो इट शैल बी डीम टू बी ब्रीच ऑफ फरलोग और पैरोल एज द केस में भी, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिसिंग पॉइंट था जो आपको होलिस्टिकली समझाने के लिए मैंने बताया था। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में आएगा नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली में अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए आ सकता है, बट आउटसाइड किसी भी स्टेज में आई डोंट थिंक पैरोल और फरलोग में डिफरेंस पूछा गया है। इसको इंट्रिम बेल से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा। देखिए इंट्रिम बेल कोर्ट ग्रांट करता है, अगर मान लीजिए आपने अपने कन्विक्शन से अपील प्रेफर की टू द अपीलेट कोर्ट, तो सेक्शन 389 में अगर आपको कोई कोर्ट बेल प्रोवाइड करता है तो उसके लिए बेल्स की कंसिडरेशंस होंगी, वो पैरोल और फरलोग के ग्राउंड नहीं होंगे उसमें। ऑलराइट, सो डू नॉट कंफ्यूज इट विद पैरोल और फरलोग, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो पैरोल और फरलोग के जो ग्राउंड हैं बेसिकली रिफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा है, जो मैंने डेफिनेशन अभी सेशन की इस बारे में शुरू करने से पहले बताए, ये उसके लिए रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा है, टू गिव देम अ न्यू होप इन लाइफ, इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है, एंड टू मेक श्योर दे हैव अ गुड कंडक्ट इनसाइड द प्रिजन कैंपसेस। So this has been categorically dealt with bail the chapter. From next week we'll start with issue of process and trial.